हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ये एनसीईआरटी के सीरीज़ में हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास के पदार्थ कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हमारे आसपास पाया जाता है वो सब कुछ पदार्थ है, जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है या आयतन होता है और वो कुछ स्थान घेरता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पदार्थ कितने छोटे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या पदार्थ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी अवस्था बदल सकता है। वो सारी चीज़ें एक एक लाइन हमने पढ़ी थी। अब ये दूसरा चैप्टर, मैं आपको बता दूं कि जो मिश्रण और यौगिक ये सारे चैप्टर हैं, इनसे मिला के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% फिक्स हैं कि ग्रुप डी एग्जाम या कोई भी वनडे एग्जाम देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे, अंत में क्वेश्चन भी आपसे कराएंगे जो भी होंगे। चलिए, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है। तो ये दूसरे चैप्टर का नाम है। अब देखिए, हम लोग शुद्ध क्या कहते हैं, जैसे हम लोग शुद्ध नमक लाते हैं, शुद्ध घी लाते हैं, शुद्ध दूध लाते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में इन सब की चीज़ें अलग हैं। जैसे क्या कह रहा है, क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध जल वसा प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जो दूध है वो जल वसा प्रोटीन आदि का मिश्रण है, तो ये भी शुद्ध नहीं है। तो आखिर भाई शुद्ध होते क्या हैं। तो इसका मतलब जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि हम निलंबन क्या होता है वो पढ़ेंगे, सस्पेंशन क्या होता है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और बहुत सारे फॉर्मूले वाले भी चीज़ें हम लोग करेंगे कि किसी अम्ल की सांद्रता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझ के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मिश्रण क्या है। तो मिश्रण क्या है, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। जब एक या उससे ज़्यादा तत्व हो और उनको मिला दोगे तो क्या होगा, वो मिश्रण होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि जल घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है, ठीक है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl आप जानते हैं, और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों से पृथक नहीं किया। तो ये सारी जितनी चीजें हाईलाइटेड हैं मैं वो आपको बताता हूं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार कौन से होते हैं, तो 2 तरीके का मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ये दोनों हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब इन्होंने देखो क्या किया कि कक्षा, इनके क्रियाकलाप आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। क्रियाकलाप पढ़िएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो चीज़ आप हमको बताइएगा, लेकिन इसमें क्रियाकलाप पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है, तो पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, कक्षा को आ बा सा और दा समूह में बांटा। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो समूह आ को दे, और एक बीकर 50 ml जल तथा 1 चम्मच कॉपर सल्फेट समूह बा को इन्होंने दिया, ठीक है। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो अब यहाँ से देखते हैं हम, समूह आ और बा को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। ये याद रखिएगा, जिसकी बनावट समान हो, एक मिश्रण हो, इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण जल में नमक, जल में चीनी एक ही तरह दिखते हैं। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोलों के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रखते हैं, लेकिन वो दिखते एक ही तरीके से हैं। अब जो समूह सा और दा वालों ने लिया था, क्या है कि उनकी भौतिक दृष्टि से, मतलब जब आप उनको देखेंगे तो वो अलग दिखाई देंगे, इसलिए उनको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर और जल विषमांगी मिश्रण। अभी आगे आप और देखेंगे चीज़ें तो समझ में आएंगी कि क्या क्या चीज़ें इनको होते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं विलयन क्या है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। मतलब क्या है, समांगी मिश्रण जो होता है वो विलयन कहलाता है, ठीक है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं, जैसे नींबू जल ये विलयन है, सोडा जल ये भी विलयन है। तो ये सारी चीज़ें विलयन है, ठीक है। अब विलयन में होता क्या है कि ठोस विलयन भी होता है, जिसमें द्रव मिला के हम बनाते हैं। जैसे आपने जल लिया, उसमें शुगर को मिला दिया, चीनी को,
तो क्या हुआ, ये ठोस और द्रव का एक विलयन हो गया, ठीक है। गैसीय विलयन होता है जैसे वायु में होते हैं, तो एक बिलियन के कणों में समांगिकता हो सकती है, इसको होमोजेनिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहेगा। अगर कोई 1 बिलियन है तो वो हमेशा उसी तरीके से उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगी जैसी वो पहले थी। यह दर्शाता है कि इस बिलियन में चीनी और नमक के, अब ठीक है ये चीज़ होगी। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अयों में पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब भौतिक क्रिया द्वारा आप इनको अयों में नहीं कर सकते, फिर भी ये समांगी मिश्रण, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण पीतल जैसे आप जानते हैं वो जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है, तो मिश्र धातुएं भी एक तरह का समांगी मिश्रण होती हैं। यहां तक था। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये समझना बहुत जरूरी, इस पे क्वेश्चन बनेगा और बहुत सारे बच्चे करके आएंगे। तो किसी बिलियन के 2 भागों, मतलब इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलय। विलायक का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक, मतलब जैसे मान लीजिए कि जल और चीनी लिया तो इसमें चीनी कम है, जल ज़्यादा है, तो जल क्या होगा, विलायक होगा। विलायक वह घटक जिसकी जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। अब जल क्या है, चीनी को अपने अंदर मिलाता है पूरे विलयन में, तो विलायक हो गया जल, और चीनी क्या हो गई, विलय। विलयन का वह घटक जो क्रम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। तो पहले विलायक और विलय में अंतर समझ लीजिए। जो कम मात्रा में होगा और जो ज़्यादा मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में उसको विलय और जो ज़्यादा मात्रा में उसे विलायक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक है, समझ गए आप। दूसरा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन ऐसे जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। अब ये आप एक चीज स्टार बना लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। टिंचर आयोडीन किसे कहते हैं, आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को। इसमें आयोडीन विलय है और एल्कोहल विलायक है, क्योंकि अब आपको जल और चीनी पता है, लेकिन ये नहीं पता तो आपको जानना होगा। आयोडीन क्या है, विलय है, और एल्कोहल क्या है, विलायक। मतलब एल्कोहल में आयोडीन को विलय मिलाया जाता है। अब अगला देखिए, सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक होता है। वायु गैस में गैस का विलयन है, या मुख्यतः 2 घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलयक कहा जाता है, वायु में दूसरी गैसें बहुत कम होती है। अब विलयक के गुण देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप नोट करिए, नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा अगर आप उसके नोट्स नहीं बनाते हैं। तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, ये जान गए। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या होता है, बहुत शॉर्टेस्ट यूनिट है, परमाणु को मेजर किया जाता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जाते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। छानने की विधि द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता, और अगर इनको सान छोड़ दोगे तो इनके कण नीचे नहीं बैठेंगे। अब विलयन की सांद्रता क्या होती है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज होती है संतृप्त घोल और एक होता है असंतृप्त घोल। तो संतृप्त घोल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया, जल लिया, अब इसमें आप चीनी मिलाते रहेंगे तो चीनी मिलती जाएगी, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो उस स्थिति को, इस विलयन को हम क्या कहेंगे कि अब ये संतृप्त विलयन हो चुका है, इसको अब नहीं चाहिए चीनी घुलाने के लिए। लेकिन अगर वही जब तक चीनी घुलना चालू रहती तो उसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब विलयन को क्या कहा जाता है, तनु सांद्र या संतृप्त घोल का है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। अब तनु कितना होगा, कोई विलयन सांद्र कितना होगा, ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है, ये भी याद रखिएगा। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन, जो अभी आपको ऊपर मैंने बताया, और यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जा सकता है। अब देखो विलयन की सांद्रता निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूला होते हैं। एक तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय मतलब जो कम होता है, और विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, या विलय पदार्थ का द्रव्यमान विलयन का आयतन गुणे 100, आयतन दिया हो सकता है। या तीसरा फॉर्मूला जो है विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं। एक उदाहरण के साथ इसको जरूर नोट करिएगा, इस पे आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है और कहेंगे फिर टफ है। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है।
विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। अब देखो, तो हम इसमें क्या है, दोनों का द्रव्यमान दिया गया है, तो द्रव्यमान वाला फॉर्मूला हम पहला वाला फॉर्मूला लेते हैं। अब इसमें विलयन जो ज़्यादा है वो विलायक हो गया और जो कम है वो विलयक। तो इसमें हम क्या करते हैं, विलयन का द्रव्यमान पहले निकाल लेते हैं। तो टोटल द्रव्यमान हो गया 360 ग्राम। उसके बाद विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर लिख के जब इसको हम गुणा करते हैं तो आता है 11.1%। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं निलंबन क्या है। ठीक है, इसको निलंबन क्या है। अब देखो, बिस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते ही नहीं है। मतलब जैसे मान लो कि आप पानी, जल और छोटे छोटे कंकड़ों का आप मिश्रण बनाओ, तो उसमें क्या होंगे, वो छोटे छोटे कंकड़ घुलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, और वो निलंबित कण आंखों से देखे भी जा सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे निलंबन। तो निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है। पहले तो यही याद रखना, पूछेगा आपको निलंबन कैसा मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। जब इसे शांत छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे। तो ये निलंबन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, कोलाइडल विलयन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें एक इफेक्ट आता है टिंडल प्रभाव, ये बहुत पूछा जाता है। तो देखो क्या कहते हैं, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन ये भी विषमांगी मिश्रण। अब हो क्या रहा है कि इसमें और छोटे छोटे कण, इतना छोटे कण आ जाएंगे, लेकिन ये होगा विषमांगी मिश्रण ही। ठीक है, अब इसमें क्या, जैसे आगे पढ़िए, कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण में आसानी से फैला दे। जैसे आपने देखा होगा कि आपके गांव में या कहीं भी पहले बयाला कटता था, हम लोग क्या छोटे छोटे कमरों में ऐसे कटे रहते थे हवा आने के लिए। तो जब सुबह धूप आती थी तो उसमें बहुत छोटे छोटे कण दिखाई देते थे, अगर धूप ना हो तो वो कण नहीं दिखाई देते थे। तो वही मिश्रण होता है जो क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अब ये करता क्या है, जब प्रकाश की किरण फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये जब इसमें प्रकाश की किरण जाते हैं तो ये प्रकाश की किरण को क्या करता है, फैला देता है। जैसे यहाँ से देखिए आप, ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं कोलाइडल, प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है भाई, यही सारी चीजें इसने यहाँ पे बताई। अब देखो कोलाइडल के कुछ सामान्य उदाहरण देखो, जैसे द्रव और गैस को मिलाकर एरोसॉल बनाया जाता है। उदाहरण के रूप में कोहरा, बादल, कुहासा, ये सब एरोसोल के उदाहरण हैं। एरोसोल ठोस द्रव भी होता है, जैसे धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, एग्जॉस्ट। गैस के फॉर्म में सेविंग क्रीम होती है तुम्हारी द्रव और गैस के फॉर्म में, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कोलाइडल के गुणधर्म देख लीजिए, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक आंखों से नहीं देखे जा सकते। इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको साथ छोड़ दे तब ये कण तल पर बैठते अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते। इनको अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन आपने पढ़ा होगा, द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये भी आप याद रखिएगा कि कोलाइड सॉल्यूशन के कणों को किसके द्वारा पृथक, किस तकनीकी द्वारा, तो अपकेंद्रीकरण द्वारा जो है वो पृथक किया जा सकता है। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त विलेय पदार्थ का घटक या परिक्षिप्त कोलाइड के रूप रहता है जो डिस्पर्स, ये सब नहीं पढ़ना आपको, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो उदाहरण के साथ समांगी विषमांगी मिश्रण हम लोग समझ लिए। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, मैंने आपको बताया। विलयन एक समांगी मिश्रण है, निलंबन और कोलाइड विषमांगी मिश्रण है। लेकिन क्या डिफरेंस, ऊपर पढ़ के आप नोट्स बना लीजिए या पढ़ लीजिए, इतना आपको नहीं डिटेल में पढ़ना है। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 किलो इस तापमान पर इसकी सांद्रता, तो सांद्रता भाई फिर मैंने वही बताया कैसे करोगे। टोटल हो गया 136 और विलेय का है 36 × 100, यहाँ से आपका आ जाएगा। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक अलग क्वेश्चन है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, ऐसे गुण जिसका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व। घनत्व कल हमने बताया था, घनत्व का फॉर्मूला D = मास बटे वॉल्यूम, मास बटे द्रव्यमान बटे आयतन, ये सब अब याद दे। द्रव क्वथनांक बताया था हमने, को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब वो उनका जो प्रकृति पहले थी वही प्रकृति बाद में भी होगी। अब जैसे देखो, यद्यपि बर्फ
जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुण, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान, क्योंकि देखो चाहे बर्फ हो चाहे जो हो उसमें H2O ही होगा, इनके रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। अब देखो, जलना एक रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक क्या होता है, जिसमें जब कोई परिवर्तन हो तो उसके भौतिक, उसके जो रासायनिक मतलब कंपोजिशन हो वो भी परिवर्तन हो जाए। जैसे क्या है कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसके बाद दोबारा आप उसको मोमबत्ती, तो वो परिवर्तन जो है वो भौतिक हो गया। लेकिन जो मोमबत्ती के अंदर वो धागा होता है, जब वो जलता है तो फिर वो अपने रासायनिक परिवर्तन को, मतलब जो गुण पहले रहता है वो अलग हो जाता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। तो रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखो आगे बात करते हैं, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन मैंने आपको बता दिया। अब देखो, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में जो है वो आप वर्गीकृत करिए। जैसे देखो, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, तो ये कैसा है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि भाई वो जो मक्खन है वो तो मक्खन ही रहेगा। पेड़ों का कटना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पेड़ तो भाई पेड़ ही रहेंगे। अलमारी में जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसको आप जो है ध्यान से देख लीजिएगा, यूट्यूब पे, उस पर गूगल पे सर्च करेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ये क्वेश्चन जरूर करिएगा। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। ठीक है, अभी तो आपने पढ़ा, अब शुद्ध पदार्थों के प्रकार। तो एक रॉबर्ट बायल वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1661 में सम तत्व का जो एलिमेंट आप पढ़ते हैं उसका, और ये लेवासिए का नाम आपने सुना, इनको केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का फादर कहा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को तुम अन्य दूसरे पदार्थ में विघटित नहीं कर सकते हो। तत्वों को साधारणतः 3 भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु तथा उपधातु। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से कुछ प्रदर्शित करती हैं। जैसे ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में जो है वो बनाया जा सकता है। ये इनको पीट कर मेलेबल होती हैं, प्रतिध्वनिपूर्ण होती, मतलब इनको जब आप हिट करेंगे तो इसमें से आवाज़, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सारी क्या है, धातु। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव है। बाकी सब धातुएं लगभग सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन पारा, इसको भी आप याद रखिएगा, पारा क्या है, धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव। अधातुएं क्या होती है, भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं और विद्युत की कुचालक होती हैं, चमकीली, प्रतिध्वनि और नहीं होती हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये सब क्या है, अधातुएं हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणधर्म को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु मेटेलाइट कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान इत्यादि। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 प्राकृतिक तत्व, जबकि शेष अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर द्रव हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम तथा सीजियम कमरे के तापमान के से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। तो मतलब आपने सुना, तत्व वो होते हैं जिनको हम फर्दर और नहीं डिवाइड कर सकते, मतलब वो तत्व हैं तो वो तत्व हैं। यौगिक क्या होते हैं, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को नियत अनुपात में मिलाकर बनता है। यौगिक क्या है, जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन और वाटर लिया और इसको जोड़ दिया तो H2O हो गया। तो हाइड्रोजन, वाटर दोनों तत्व थे, दोनों शुद्ध थे, और इनसे जोड़कर हमने एक यौगिक बना लिया। ठीक है भाई, तो हम अब आगे देखो, इसमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंट कराया गया, आपको टाइम मिले तो पढ़ लेना। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, मिश्रण और यौगिक में इन्होंने डिफरेंस बताया है। ये जैसे तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए होते हैं, किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, इसमें नए यौगिक का निर्माण होता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, इसका संगठन सदैव अस्थायी होता है, वो परिवर्तन नहीं होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अब दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमें यौगिक पाया, जबकि चलो ठीक है, यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में सेम होता है। तो ये कुछ था, क्या है,
पदार्थ होते हैं उनके शुद्ध पदार्थ होते हैं जैसे तत्व, और तत्वों से मिलकर बनता है यौगिक, जैसे जल, मीथेन, नमक। मिश्रण क्या होता है, कोई नियत संगठन नहीं है, मिला दोगे तब भी बन जाएगा। चीनी में, जल में थोड़ी भी चीनी डालोगे तब भी मिश्रण है, कम ज़्यादा डालोगे तब भी मिश्रण है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है। ये दूसरा चैप्टर था। इसके क्वेश्चन आप करिए, जैसे क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, ये सारे क्वेश्चन जरूर करिए, ये सारे क्वेश्चन आप करिए। नहीं आए तो कमेंट में बताइए, मैं इसकी भी सीरीज ले आऊँगा और आपको सारे टिंडल प्रभाव कौन कौन शो करता है, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए, ये सारी चीज़ें आप करिए। डिटेल वाले मत करिए लेकिन इसको जरूर करिए, ठीक है। तो ये करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट अगला जो चैप्टर है वो परमाणु वाला चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देखिए। और एकदम 20-25 मिनट में अगर आपको एक चैप्टर मिल रहा है और डिटेल में पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स बनाइए। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते अगले वीडियो में। और इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है। चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।